दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, जय श्री राम। सभी सदस्यों से मेरा निवेदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राष्ट्रीय जागृति मंच और पिछले लगातार 3 साल से मैं आपके पास आ सकूं, उसमें अकोला के श्री नवल जी का बहुत बड़ा रोल है। कुछ कोरोना की वजह से कुछ आपके राज्य में सत्ता में बैठने वालों का मिजाज भी ठीक नहीं था, इसलिए शायद मुझे यहां आने में देरी हुई। अभी मंच से बताया गया, दिन में शहर के कुछ गणमान्य लोगों के साथ बातचीत हुई। उस वक्त मुझे बताया गया कि करीब इस जिले के और आसपास के कोई 130 संगठन पहली बार इस कार्यक्रम के लिए एक साथ आए हैं। उसमें एक शब्द कहा गया कि 130 हिंदू संगठन एक साथ आए हैं। मैं इससे राजी नहीं हूं। हिंदू संगठन तो बहुत हैं, इस देश में हजारों हैं, हर गली में 2 हैं। इस 12 साल के सफर में पहली बार मुझे लगता है कि 130 संगठन आज पहली बार सनातनी हिंदू हुए हैं। इसलिए हिंदू होना, सनातनी होना और उसका कार्य निभाना 2 अलग-अलग बातें हैं। आखिर क्या वजह है कि 2023 के भारत में पूरी दुनिया आपको
आपके सामर्थ्य को, आपके संस्कारों को, आपके इतिहास को, आपकी संस्कृति को एक ऐसे रूप में देखती है कि वो ये मानते हैं कि भारत जिसे एक लंबे समय से हमारे देश के स्वतंत्र गुलाम लोगों ने इंडिया कहने में ज्यादा फर्क समझा। दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती। ये बहुत लोगों को बदख्याली है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और हमारे पिताजी थे और तब से ही ये हिंदुस्तान शुरू हुआ है। उससे पहले ये लोग नहीं थे। उससे पहले ये लोग पेड़ों को पूजते थे, साइंस के बारे में जानते नहीं थे, अनपढ़ थे, अलग अलग चीजों की पूजा करते थे। ये जानवरों की पूजा करते थे, ये सांप की भी पूजा करते थे। ये भाव 47 से पहले हमारे अपने लोगों ने ही बनाया। लेकिन एक दुनिया और भी थी। उस दुनिया को जब आपने सच दिखाने की कोशिश की, सच बोलने की शुरुआत की और सच बोलने वालों के साथ खड़े होने की जब आपने परंपरा डाली, तब विश्व को पता चला कि भारत की पहचान बापू से नहीं है, भारत की पहचान आचार्य चाणक्य से है। इसलिए आपको ऐसे छोटे छोटे नैरेटिव इस तरीके से घुट्टी में पिलाए गए कि आप अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी उस सभ्यता को, आपके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके अंदर भरी गई और आपको यह लगने लगा कि मॉडर्न होने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। और आपको यह भी लगा कि 1958 में विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र जिसका बहुत घपली बचाई जाती है, उन्हीं के द्वारा 1958 में जब नासा बना, तभी हमें पता चला कि धरती की चांद से कितनी दूरी है। और हम यही समझने लगे। लेकिन आज दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हमने नाम बदल दिया, कुछ तथ्यों को ऊपर नीचे कर दिया, तब भी कौन सी ऐसे कारण हैं कि भारत में लोग धोखे से आए। पहले कोई कंपनी बनाई, कंपनी के माध्यम से यहां आए और हम अपने आदर्शों के प्रति इतनी पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए थे कि हमको यह समझ में नहीं आया कि मनुष्य अगर गिरेगा भी अपने स्तर से तो कभी ऐसा गिरेगा कि ऐसे ऐसे काम करेगा जो हमारे विजन में ही नहीं थे। इसलिए हमने हर एक के ऊपर यकीन किया, हर एक का स्वागत किया और उसका कारण यह हुआ कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहे। तो कोई 250 साल तक उस रेगिस्तान, जहां पानी नहीं था, जहां कोई सभ्यता नहीं थी, जहां ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ने का रिवाज था, वो हमें बता रहे हैं कि सभ्यता क्या होती है। फिर उसके बाद दूसरे आ गए और उन गोरों ने, आज भी हम उस इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी ग्रस्त हैं। जितनी उनकी गिनती थी, अगर उतने पत्थर भी उन पे फेंक दिए जाते तो वो यहां से भाग जाते हैं।
और अपने ब्रिटिशर्स ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम यहाँ आए तो लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे, तब हमको ये ताज्जुब हुआ कि ये तो महामूर्ख हैं, यहाँ तो लंबे समय तक राज किया जा सकता है। हम मूर्ख नहीं थे, हमारे बीच में कुछ चाटुकार पैदा हो गए थे, हम असल में मूर्ख नहीं थे। और आज जब संचार क्रांति अपने चरम पर है, आपको इस क्रांति से कोई रोक नहीं रहा है। ये इंफॉर्मेशन का जो एक छोटा-सा आपके हाथ में आला है, ये रिक्शे वाले के पास भी है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोड़पति के पास भी है और प्रधानमंत्री के पास भी है। इस संचार क्रांति ने कुछ बातें पब्लिक में ला दी हैं, तो जो झूठ के पुलंदे थे, जब वो खुलना शुरू हुए, तो कहा जा रहा है कि भारत इंटॉलरेंट हो गया है और ये इंटॉलरेंट भारत बड़ा खतरनाक है। या नहीं, आपको अपने पूर्वजों का सही बोध हो गया है, अपनी सभ्यता का बोध हो गया है। आप कौन थे, कहां से आए थे, क्या आपकी संस्कृति है, क्या आपकी मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, इस बोध होने से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द निकाला, भारत इंटॉलरेंट हो गया है। अगर 2023 में सनातनी हिंदू अपनी 700 साल की गलतियों से प्रायश्चित करके अगर आगे बढ़ के अपनी पहचान पे गर्व करने लगा है, तो पूरे भारत को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए। इसलिए कमाल के लोग हैं। आज छोटी-छोटी बात पे तर्क वितर्क होता है, हर बात पे बहस होती है। हम छोटी-छोटी घटनाओं को जोड़ दें अगर, तब हमें पता चलेगा कि शायद हम किसी और चीज में इतना बिजी थे, इसलिए समझते थे कि ये सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, वो सरकार आएगी तो हमें कुछ देगी, इसमें छूट दे देगी, इसमें बिजली का बिल माफ कर देगी, चावल के पैसे कम कर देगी। हमारा स्तर इस लेवल पे ले आए थे। इसलिए आज तक कोई ये नहीं पूछता कि ये दुनिया में मुमकिन है कि जिन्होंने आपको गुलाम बनाया और जितना कुछ वो कर सकते थे वो सब किया, उसी में से कुछ लोग इतने महान पैदा हुए और उन्हीं लोगों ने कहा कि अब हम भारत को आजादी दिलाएंगे। यानी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज फिफ्थ जब मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अंदर आ रहे थे, तो उनके स्वागत में क्या लिखा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य की जब यहां स्थापना होने वाली थी, जब किंग आ रहा था, तो जाके गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर वो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसे पढ़िए। और उनकी स्तुति करते हुए जो गीत लिखा गया था, वो कौन सा गीत था? वो आए, उन्होंने राज किया, लेकिन इस देश में एक चेतना जागी और हमारे यहां आज भी मुझे दुख है इस बात का, 95 करोड़ सनातनी, उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, वो बोलते क्या हैं, वो खाते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। आज भी भारत में जो हमारा असली हीरो था, उसका हम जन्मदिन तक गलत मनाते हैं। ये वो देश है जो अपने हीरोज को नहीं पहचानता। इसलिए जिस आदमी ने बलिया में जन्म लिया था और मेरठ के पास की बैरक में, उसको ये लगा, क्योंकि शायद मैं समझता हूं उसके पूर्वज, उसके परिवार में जरूर परशुराम की भक्ति करने वाले लोग रहते होंगे।
इसलिए जब हम अपने आदर्शों के नाम लेते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर लगाने से भाव नहीं बनता, उनके भाव को अपने अंदर उतारने से तब बात बनती है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, बलिया में एक युवा पैदा हुआ, उसने उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर फौज में नौकरी की। अब वो नहीं है, लेकिन उसके मन के भाव बलिया जाने के बाद पता चले मुझे। लेकिन हम बेकार की बहसों में खूब समय बर्बाद करते हैं। परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण भगवान थे जो शास्त्रों की भी बात करते थे और शस्त्र की भी बात करते थे। और हम ऐसे लोगों की चर्चा सिर्फ करने के लिए करते हैं। एक वीर योद्धा जो बलिया में पैदा हुआ, फौज में नौकरी की, और जब समय आ गया तो उसने जो शास्त्रों को पढ़ा था उनका भी इस्तेमाल किया, और फौज में जो उसे बंदूक मिली थी, समय आने पर उसने अपनी बंदूक की गोली एक अंग्रेज के सीने में उतार दी, जिसे ये देश मंगल पांडे के नाम से जानता है। लेकिन ये देश मंगल पांडे का जन्मदिन गलत मनाता है, यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिए चापलूसी चरम पर थी, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि सब समाप्त हो गई है। बड़े सारे चापलूस आज भी है। जो इतिहास आप में अपने होने का एहसास करा दे, अपने भूतकाल की उन शिक्षाओं से आपके अंदर एक शौर्य पैदा कर दे, वो शिक्षा हम नहीं पढ़ाएंगे। हम झूठे मक्कारों की शिक्षा पढ़ाएंगे और उनको हीरो बना के घुमाएंगे। बलिया के उस सपूत राजमंगल पांडे का जन्मदिन वो दिन होता है जिसे भारत में लोग अफसोस का दिन मानते हैं। 30 जनवरी को मंगल पांडे पैदा हुआ था। अब इसे मनाने से कुछ लोगों को लगेगा कि देखिए साहब, ये किसी का अनादर हो रहा है। अगर राष्ट्रपिता ही इस क्रांति का होना था तो मंगल पांडे को होना चाहिए था। हम जब झूठी बातें करते हैं तो करते करते वो हमारे अंदर इतनी उतर जाती है कि हमें सच सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए आज भी पढ़ाया जाता है, चरखे काटने से आजादी मिली। उस चरखा चलाने से इतनी तेज हवा का गति बनी कि सारे अंग्रेज उड़ गए। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। सनातनी हिंदू समाज में, शास्त्रों में, हमारी मान्यताओं परंपराओं में बड़े का मान रखा जाता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। इसलिए बड़ा अगर रिक्शा भी चलाता है तब भी वो बड़ा है, उससे सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन बड़ा है तो हमारे ही शास्त्र ये बताते हैं, हमारे ही शास्त्रों में ये है कि अगर वो बड़ा है और उसने कोई झूठ बोला है तो उसको पब्लिकली एक्सपोज करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसमें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये कद में हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, अगर खड़े होकर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनके झूठ का प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा, अच्छा खासा भजन था, उसे ट्रेस करने में समय लगा, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए
अपनी छवि और मैं और तथाकथित उनके साथी अपने स्वार्थों के लिए आपने उस ब्राह्मण द्वारा लिखे उस भजन के अंदर भी कुछ लाइनें काट करके उसमें कुछ लाइनें जोड़ दी हैं। इसलिए मैंने उसको अपने ट्विटर अकाउंट पे ओरिजिनल भजन को डाला है और उस भजन के सामने अपने स्वार्थों की सिद्ध करने के लिए कैसे उसमें 2 लाइनें जोड़ी हैं वो भी डाला है। आप चेक कर सकते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। उसमें कहीं नहीं लिखा था। लेकिन ये चला। अब वो गा गए हैं तो पूरा देश गा रहा है। क्या ये इस बात की देश में इजाजत है कि कुछ लोग बड़े हो जाएं, कुछ चापलूस किसी को बड़ा बना दें और वो आपकी सभ्यता के साथ, आपकी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करके चला जाए और आप क्योंकि बड़ों का सम्मान करते हैं इसलिए आप वही झूठ बोले। इसलिए एक नहीं कई झूठ बोले गए। कमाल के देश के लोग हैं हमारे। 1956 में जब सशस्त्र क्रांति हुई तो ब्रिटेन के लोग कोई मूर्ख नहीं थे। वो कोई भी काम की तैयारी 50 साल मिनिमम सोच के करते थे। 1900 अब 85 निकल गया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन के अंदर यह चिंता हुई कि किस तरीके से भारत के क्रांतिकारी और ब्रिटिशर्स का आमना सामना ना हो और अगर आमना सामना होगा तो एक भी अंग्रेज यहां नहीं बचेगा। तो 56 से सबक लिया, 57 से सबक लिया और उस कार्य योजना पे काम करना शुरू किया। और क्योंकि हम तो अपनी दूसरी दुनिया में थे, हम तो इसको छोटा दिखाना है, इसको बड़ा बनाना है और खामोशी से काम करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, मैनपुरी के पास, और उस इटावा का एक कलेक्टर था। उसको यह काम सौंपा गया क्योंकि वो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी में काम करके आया था और उससे कहा कि आपको इस तरीके की चीज तय करनी है जिससे ये घटना कभी ऐसी ना हो कि ये भारत के क्रांतिकारी अंग्रेजों के सामने हथियार उठा ले। आप सोचिए कि 1857 की घटना के बाद ये तैयारी की गई और फिर इटावा का एक कलेक्टर था जिसका नाम था ए ओ ह्यूम और उसको ये काम सौंपा गया और उस आदमी ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी और कहा गया कि ये हम लाइक माइंडेड लोगों का एक क्लब बना रहे हैं ताकि जब भी ब्रिटेन के लोगों से बात करनी हो तो ये जो क्लब है, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बात करेंगे और क्रांतिकारी जब भी आएंगे तो उनके बीच में कांग्रेस पार्टी एक ढाल बन के खड़ी होगी। इस मंशा से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म, उसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था और उसके बाद करीब 5 से 6 अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज रहे। और उसके बाद की आप क्रांति देखेंगे, जब भी भारत के युवाओं ने सशस्त्र क्रांति की तो बापू और बापू के साथ उनके सारे चेले चपाटे बीच में आके खड़े हो गए कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा के कारण आपने इस देश के युवाओं के उस शौर्य को समाप्त कर दिया और ये सिलसिला लगातार चला। मुझे खुशी है कि जिस एक विदेशी ने कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी
100 साल 1985 में होने के बाद आखिरी अध्यक्ष भी विदेशी है। इसका समापन भी इन्हीं के हाथों होना था। इतिहास ये बताता है, राष्ट्रों के जीवन में बहुत सारे संगठन बनते हैं और 100 साल होते-होते वो संगठन अपने आप को समाप्त करने जैसे काम शुरू कर देते हैं। 1885 में बने और 1985 में आखिरी चुनाव जीता और अब स्थिति ये हो गई है कि उस पार्टी के राजकुमार आलू से सोना बना रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ था उसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं। जब समय आया संघर्ष करने का, अपनी बात रखने का, तो दिल्ली में कोई दूसरा चला गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने भी खुला छोड़ दिया उनको। स्थिति यहां पहुंच गई है, ये मैं शुद्ध रूप से भारतीय सनातनियों से कह रहा हूं। वो जो थोड़ा बहुत आपके अंदर कहीं हीन भावना है, आप अपने आप को अगर कमतर आंकते हैं, तो ये भाव आपको जरूर जगा देगा। आपको किसी से मार मार करके कुछ नहीं करवाना है, कुछ नहीं करवाना है। आप सही रास्ते पे आ जाएं, तो लोग अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए आपने 14 में कोई गलती नहीं की, उस कारण से वो तो जाता है मंदिर में और ये बिना मंदिर के कपड़ों के ऊपर ही जनेऊ पहन रहा है। ये इतना बड़ा बदलाव है जिसके कारण लोग डरे हुए हैं। मुझे लगता है ये बारिश शायद नहीं चाहती है। क्या करें, जारी रखें, आपको दिक्कत होगी। हम्म। इसलिए एक और झूठ जो आज भी हम शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। मेरे बुजुर्ग मुझे माफ करें, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप भोले और अच्छे मन के लोग थे, आपने कभी बड़ों पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन 2023 के भारत में हर उस आदमी पे सवाल उठेगा जिसके कारण आज हमारी ये दुर्गति हो रही है। जो समाज इतिहास को सही से नहीं पढ़ता, इतिहास उसे भी पढ़ना छोड़ देता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है और एक झूठ फैलाया गया पूरे देश में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूलवाले चचा थे। पूछा कब थे, तो 99% सनातनी हिंदू को नहीं पता कि कब हुए। एक इंप्रेशन है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया देश, उसके बाद ये शपथ ली गई होगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। 1946 की 7 ऐसी घटनाएं हैं जो भारत के किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए इतिहासकार भी उसी तरीके के चाटुकार चुने गए ताकि वो वही इतिहास लिखें जो वो चाहते हैं। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
उनको इतना नीचे दबा दो कि कभी ये वहां तक पहुंच ना पाए। इसलिए 1946 की 6-7 घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं। आप तय कर लीजिएगा कि ये सब क्या हुआ था जिसे हम आजादी समझ रहे हैं। जनवरी 1946 में भारत की 15 प्रांतीय असेंबलीज थी। उन 15 प्रांतीय असेंबलीज को चुनाव घोषित हुए और 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 मेंबर थे। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में था। मुस्लिम लीग ने 492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। कुल मिलाकर के कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। जैसे ही ये रिजल्ट आए, उसके फौरन ही मार्च में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का एक बयान आया कि हम भारत को शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल आया। इस तैयारी को कनेक्ट करेंगे तब आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो बात पहुंच जाएगी। 1940 में 23 मार्च को 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और लाहौर के उस अधिवेशन में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो उस वक्त जब वो चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लोगों ने एक कमेंट किया। जिन्ना ने ये कमेंट किया और जो वो चाहता था वही हो गया। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मुसलमान हैं ये नकली मुसलमान हैं, असली हमारे पास हैं। तो जब आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं तो आप दूसरे के एक बयान से कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव से जो उसका बयान आया तो आपने झारखंड की राजधानी रांची के पास एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन किया और तत्काल प्रभाव से मक्का में 1888 में जो शख्स पैदा हुआ था, जो 1902 में भारत आया था, उस आदमी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी बनाया गया। उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। जैसे ही ये हुआ तो आपने 20 अप्रैल को चुनाव की घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी। कैसे बात इज डिफिकल्ट। सर एकच मिनिट सर, एक मिनिट मी फक्त कोणी जाणार नाही, कोणी जाणार, कोई जाएगा नहीं सर, कोई जाएगा नहीं। मैंने सुना है कि प्रदेश की सरकार अयोध्या गई है, तो कोई साजिश तो नहीं हुई है उसकी एब्सेंस में? उन्नीस सौ 46 में 20 अप्रैल 1946 को तत्काल प्रभाव से यह घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी। बहुत तेज बारिश नहीं, वो तो है लेकिन तेज बारिश है। 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा हुई और 27 अप्रैल को 15 प्रांतीय असेंबलीज ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो अपना मत गुप्त करके भेज दिया। यह आपको ताज्जुब होगा
कि एक आदमी जो चुनाव के लिए जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट तक नहीं बनाया था, गांधी जी ने ये कह करके कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, जब पार्टी ने उसे कैंडिडेट नहीं बनाया तो भी उसको कैंडिडेट की लिस्ट में डलवा दिया गया। 20 तारीख को घोषणा हुई और 27 तारीख को 15 प्रांतीय असेंबलीज ने अपना गुप्त मतदान देकर के दिल्ली भेज दिया। जब मतपेटियां खुली तो आज तो आपको सुनने में आता है कि ईवीएम को हैक कर लिया, आपने मतपेटियों को बदल दिया। ये बता रहे हैं आज की डेट में। इनका मानना है कि भाई मतपेटियों को बदल दिया आपने, इसलिए जीत जाते हैं। 2014 में भी जीतते हैं, 2019 में भी जीतते हैं। लेकिन मेरा सवाल किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। मेरा सवाल यह है कि 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई, 27 अप्रैल को 15 प्रांत असेंबलीज ने अपना मत दे करके दिल्ली भेज दिया। ये सब कुछ कोई काल्पना नहीं बता रहा कि कहीं कोई काल्पनिक कहानी है। गांधी जी के सबसे नजदीक, उनसे नजदीक गांधी जी के कोई नहीं था। उन्हीं को इंचार्ज बनाया कि आपकी देखरेख में ये चुनाव की पेटियां खुलेंगी और आप ही रिजल्ट घोषित करेंगे। पेटियां खुली, 15 प्रांतीय असेंबलीज के अध्यक्षों ने एक वोट पट्टाभी सीतारमन को दिया, 2 वोट इनवैलिड हुए और 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। बिजली चमक रही है, कुछ जरूरत नहीं। देखिए, मुझे आयोजक बता रहे हैं कि जो लोग मोबाइल खोले हुए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बिजली का संपर्क हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मोबाइल न खोलें, कोई ऐसी घटना न घटे। तो 12 वोट सरदार पटेल को मिले और जिन्हें हम पिताजी कहते हैं, पिता का दर्जा देते हैं, उन्होंने ये कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। और फिर सरदार पटेल के ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया, एक स्वाभिमानी आदमी, उसको यह काबिल कबूल नहीं था, उसने उनकी चिट्ठी छोड़ी और चला गया। जो आदमी अपनी पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं ले सका, वो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन गया। 27 अप्रैल को पंडित कहां के थे पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को उनको अंग्रेज अफसर बॉविल ने यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1946 में शपथ दिलाई। और 9 अप्रैल को कैसे चीजें तैयार थीं और 9 अप्रैल को संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आप मुझे बताइए, एक साधारण सा सवाल है, आपको तय करना है कि आपका हीरो कौन था। अगर आपके चाटुकार बुजुर्गों से ये गलती भी हो गई तो भी इस गलती को 2022 में सुधारने में कोई गलती की बात नहीं है, उसे सुधार लेनी चाहिए। जो शख्स
अपनी पार्टी का ये अब फिर गई ना 5 मिनट बारिश सुन लो पूरा बिजली कनेक्शन चारों तरफ से फैला हुआ है तो किस तो हमने क्या जैसे ऐसा है तो अब गई ना तो बिजली तार पे मैं किसी बोला है हिल नहीं रहे ना पूछिए एक बार पूछिए आपको आपको ठीक लग रहा है ऐसा? मेरे मेरे मन में थोड़ी ये तकलीफ है कि मैं ऐसे खड़ा हूं और आप ऐसे खड़े हैं। इसलिए ये सवाल 2022 के भारत में 23 के भारत में पूछा जाना चाहिए कि जिस आदमी को उसकी अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए एक भी वोट नहीं मिला, उसको अंग्रेजों द्वारा शपथ दिला करके भारत का पहला प्रधानमंत्री 2 सितंबर 1946 को बना दिया गया। लेकिन एक कैरेक्टर दूसरा है, एक बहादुर भी था उस दौर में, हमने उसकी तरफ नहीं देखा, हमने उसको अकेला छोड़ दिया। आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग थे जो चाटुकार नहीं थे, जिन्हें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी थी, उन्होंने वो रास्ता चुना और उस रास्ते पे चुनने के बाद मैं ये तथ्य आज के युवाओं के सामने रखना चाहता हूं, आज के बच्चों के सामने रखना चाहता हूं। मेरी बात अच्छी है बुरी है ये महत्व नहीं है, अगर मेरी बात तथ्यों के ऊपर है तो एक भी युवा जो इस सभा में मौजूद है और उसके बाद ये स्पीच दुनिया भर में जाएगी, तथ्यों को ढूंढना और बहादुर के साथ खड़े होना। आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आपके बुजुर्ग दलालों के साथ, डरपोकों के साथ, कायरों के साथ खड़े थे, जब आपको असली बहादुर का पता चल गया तो फिर आज आप किसी चोर के साथ क्यों खड़े हैं? उसी दौर में हम अपने हीरो को याद रखते तो आज ये दिन नहीं आता। उसी दौर में ब्रिटिश साम्राज्य के नीचे, ब्रिटिश इंडिया के नीचे जब उनकी सत्ता यहां थी, जब उनकी लोग यहां थे, जब उनकी फौज यहां थी, भारत के बंगाल में एक पुत्र, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि 2 बच्चे होने से ही विकास होता है, 2 बच्चे होंगे तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, ये उनके लिए बता रहा हूं। इसलिए चेक करे बगैर मेरी बात पर यकीन मत कीजिएगा। एक बच्चा बंगाल के, उस समय ये उड़ीसा और बंगाल एक ही थे, वहां वो बच्चा जन्मा, बड़ा हुआ, आपको पता है 14 भाई बहन थे, 14। कोई नहीं जानता उसके बड़ा भाई कौन था, छोटा भाई कौन था, उसके पिता का भी नाम नहीं जानते। उन 14 भाई बहनों में से एक ऐसा बिरला पैदा हुआ जिसने इस चाटुकारिता को पसंद नहीं किया। 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, अंग्रेजों के कहने के द्वारा उसको गांधी जी ने जाके उससे इस्तीफा मांगा, उसने सवाल नहीं किया, उसने इस्तीफा दे दिया, गांधी जी को चला गया और भारत से निकलने के बाद पूरी दुनिया का भ्रमण किया। ये रिकॉर्ड पर है, ये कहीं किसी किताब में नहीं, रिकॉर्ड पर है। और हमारी टीम के बुजुर्ग साथी प्रोफेसर कपिल कुमार आज ऐसी जगह बैठे हैं जहां ग्रेट ब्रिटेन और भारत के दलालों के बीच में हजारों पेपरों पे साइन किए हैं, वो पेपर आज हमारे कब्जे में हैं।
उन्हीं पेपरों में जब वो तथ्य सामने आते हैं तो एक शख्स 21 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को उसने ब्रिटिश इंडिया को चुनौती दी, ब्रिटेन की फोर्सेस को चुनौती दी और 60,000 लोगों की सेना बनाई। उस सेना में से 26,000 सैनिक ग्रेट ब्रिटेन की फौज के साथ लड़ते हुए मारे गए। उसने हिम्मत नहीं हारी। 21 अक्टूबर 1943 को उसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। घोषणा करने के साथ ही उसने रेडियो भी चलाया, बैंक भी चलाया, करेंसी भी चलाई और अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया। जो आदमी अपनी पार्टी के 15 वोट में से 1 वोट नहीं ले सका, सुभाष चंद्र बोस ने जब ये घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे लोगों ने भारत की आजादी को मान्यता दी। हमने उसको हीरो नहीं बनाया। चाटुकारों ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया और 1945 में एक झूठी कहानी गढ़ के उनको किसी प्लेन एक्सीडेंट में मारा हुआ दिखा दिया। लेकिन अंदर से ये देश के दलाल कितने डरे हुए थे। 1958 1958 तक सुभाष चंद्र के घर की जासूसी ऑफिशियली की गई, जिसकी फाइलें 3 मूर्ति भवन में रखी हैं। इसलिए मैं आज के युवाओं से कहता हूं कि इसकी चिंता मत कीजिएगा कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप कुछ करके जाएंगे तो एक दिन करोड़ों लोग मिलके भी अगर आपकी सच्चाई को दफना देंगे, ये राष्ट्र जब भी जागृत होगा उस सच्चाई को खोद करके इतना बड़ा खड़ा कर देगा कि पूरा राष्ट्र उसके साथ खड़ा हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के न परिवार के कोई लोग हैं, न उनकी कोई पार्टी है, न उनकी किसी को जाति का पता है, लेकिन यह इस बात का एहसास कराता है, बहादुर मर भी जाए, उसकी हत्या भी कर दे, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो जाए, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक थी तो आज भी जिस सुभाष चंद्र बोस को भारत के इतिहास से अलग कर दिया गया, जिसके बारे में हजारों झूठी कहानियां लिखी गईं, जब समय आया तो दिल्ली में राज सत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र है, उस राज सत्ता के केंद्र के राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री का कार्यालय, उस सत्ता के केंद्र में एक समय आया और मैं कर्नल RSN सिंह, मेजर जनरल GD बख्शी, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, इनको हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया। ये सब हमारे साथ खड़े हो गए और हमको भी नहीं पता था कि किस शक्ति के कारण हम ये सब कर रहे हैं। और यकायक एक दिन जिस आदमी को आपने जमीन में दफना दिया था, परिस्थितियां ऐसी बनी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हमने चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रखी